प्रीति राठी केस 2013 का वह केस है जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज आपको सुनाई जा रही है उसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे और अपने आंसू नहीं रो पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर तब लगभग पूरा देश शोक में डूब गया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर यह घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी? इस केस में और क्या क्या हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो यह तारीख अधिकतर लोगों के लिए एक आम दिन की तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी क्योंकि प्रीति ने वह कारनामा किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया, एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी रही। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई। अब सभी जरूरी कार्यवाहियां पूरी हो चुकी थीं और प्रीति को मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ थी, सीटों से ज्यादा लोग थे और कई लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर खासी अफरा तफरी थी। इसी भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और कैप पहन रखी थी। वह कभी किसी से बातें करता तो कभी उठकर बाथरूम की ओर जाता और फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाता। वह अक्सर प्रीति को घूरने की कोशिश करता था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की और सतर्क हो गए। भीड़ भाड़ और अजीब माहौल के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर गई और सुबह होते ही सभी जाग गए। उधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ती हुई मुंबई पहुंच गई। अब तारीख थी 2 मई 2013 की। वह सुबह हो चुकी थी जब प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह 8:05 बजे ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंची और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची ट्रेन से उतर गए। सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी, जबकि उसके पिता, चाचा और चाची उससे कुछ कदम आगे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह काफी पीछे रह गई है तो उसने भी तेजी से चलना शुरू कर दिया ताकि वह उनके पास पहुंच सके। तभी अचानक प्रीति को लगा कि किसी ने पीछे से उसके कंधे को छुआ है। वह रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही लड़का दिखाई दिया जो ट्रेन में उसके बोगी में बैठा हुआ था, जिसने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था और लगातार उसे घूरने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, वह नकाबपोश लड़का एक डब्बा निकालता है और उसमें से कुछ प्रीति के चेहरे की ओर फेंक देता है। जैसे ही वह तरल पदार्थ प्रीति के चेहरे पर गिरता है, वह दहाड़ मारकर चीखने लगती है। प्रीति की चीख सुनकर उसके पिता, चाचा और चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे यात्री भी इकट्ठा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर सभी को समझ में आ जाता है कि उस पर एसिड फेंका गया है। जब उसके पिता और चाचा चाची उसे संभालने की कोशिश करते हैं तो एसिड उनके हाथों पर भी लग जाता है और उन्हें भी जलन होने लगती है। फिर भी वे सब अपना दर्द भूलकर प्रीति की मदद में लग जाते हैं। उसके पिता और चाचा तुरंत प्रीति को उठाकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले जाते हैं। चूँकि प्रीति
प्रीति की हालत काफी गंभीर थी और जख्म बहुत गहरे लग रहे थे। रेलवे अधिकारी तुरंत उसे अस्पताल भेजने की तैयारी करते हैं। सभी घायलों को भाभा हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसे पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उधर वह नकाबपोश लड़का एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर उसके नजदीक खड़े समीर शेख नाम का युवक तुरंत उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। तभी डिब्बे से एसिड उसके हाथों पर भी गिरता है। वह डिब्बा फेंक देता है और समझ जाता है कि यह एसिड अटैक है। वह तुरंत नकाबपोश के पीछे भागना शुरू करता है और चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ ही थे। समीर के कहने पर वे दोनों भी उस नकाबपोश लड़के के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश लड़का सभी को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस केस में इन तीनों ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ, जबकि उसके पिता, चाचा, चाची और समीर शेख को भाभा हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा बनाना शुरू करती है। समीर के जख्म ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए उसे थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और पुलिस उसे वापस घटनास्थल पर लेकर आई, जहां उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज किया गया। पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठा करने लगी। प्रीति को शुरू में भाभा हॉस्पिटल ले जाना तय था, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे जल्दी में गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया। समस्या यह थी कि वहां बर्न यूनिट और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए कुछ देर बाद उसे मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज दोबारा शुरू किया गया। पुलिस भी वहां उसका बयान दर्ज करने पहुंची, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि प्रीति की आवाज चली गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था और गर्दन पर भी गंभीर घाव थे, जिससे उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। हालांकि शरीर पर गहरे घाव थे, प्रीति का हौसला अभी भी टूटा नहीं था और वह पूरी हिम्मत से लड़ रही थी। जब वह बोल नहीं सकी तो उसने हाथों से इशारा किया कि वह लिखना चाहती है। उसे तुरंत पेन और पेपर दिया गया। इस बीच देश भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वह अपराधी को जल्द गिरफ्तार करे, लेकिन कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध का स्केच तैयार करवा लिया था और उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। पवन बीटेक का छात्र था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। तनु यह बात अपने पिता अमर सिंह राठी को बताती है और वे पुलिस अधिकारियों को इस बारे में सूचित करते हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस वह स्केच जो गवाहों के आधार पर तैयार किया गया था प्रीति को दिखाती है और पूछती है कि क्या वह इस व्यक्ति को पहचानती है। जवाब में प्रीति एक बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था। चूँकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया था और उसने फोन करके हालचाल भी पूछा था, पुलिस को शक होता है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वह अब उसकी हालत जानना चाह रहा था। प्रीति जिंदा है या मर गई, यह जानने की मंशा से पवन कुमार द्वारा किया गया फोन कॉल पुलिस को संदेह के घेरे में डाल देता है। पुलिस तुरंत पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए उसकी तलाश शुरू करती है और कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी गिरफ्तारी की खबर से लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है और वे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगते हैं। लोग प्रीति के जल्द स्वस्थ होने की दुआ भी कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में उसे कई दिन हो चुके थे और वहां उसकी कई सर्जरी भी की गई थी, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। उसके आंतरिक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। जब डॉक्टरों को लगने लगा कि प्रीति की हालत गंभीर होती जा रही है, तो उन्होंने उसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इस केस से लोगों की भावनाएं गहराई से जुड़ चुकी थीं, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतरीन इलाज देने की व्यवस्था की गई। जैसे ही उसे बॉम्बे
बड़े हॉस्पिटल लाया गया। देश के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई और उन्हें ही इलाज की जिम्मेदारी सौंपी गई। लाख कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली गई। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुक जाने के कारण प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत की खबर से पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई इस त्रासदी से स्तब्ध था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया गया और उसका शव अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया, लेकिन उसके घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और शव के साथ प्रदर्शन रैली निकाली। अंततः सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राज्य के सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया गया। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद देश भर में एक ही मांग उठी कि उसके कातिलों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक उसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई थी। इसी दौरान प्रीति के पिता अमर सिंह राठी खुद अपनी तरफ से जांच करते हैं तो पता चलता है कि 2 मई 2013 यानी घटना के दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं बल्कि रोहतक में मौजूद था। बाद में पुलिस भी जब पवन कुमार के मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पुष्टि होती है कि वह वास्तव में रोहतक में था। यह तथ्य कि पुलिस नहीं बल्कि प्रीति के पिता ने यह जानकारी जुटाई पुलिस की बड़ी नाकामी थी और इस बात का संकेत भी कि जांच सही ढंग से नहीं की जा रही थी। इसलिए प्रीति के पिता ने कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की। प्रीति राठी के पिता कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट इस मांग को स्वीकार कर लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को सौंप दी जाती है। केस हाथ में लेते ही सीआईडी की टीम सबसे पहले प्रीति के घर जाकर जांच शुरू करती है और उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। एक रिश्तेदार पुलिस को बताती है कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने इनकार कर दिया था। अंकुर प्रीति से ही शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया तो अंकुर ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाती है और 1 मई 2013 को उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता और बार बार अपने बयान बदलता है। पुलिस यह भी देखती है कि उसके दोनों हाथों पर जलने के निशान हैं, जो एसिड से जलने जैसे लगते हैं। इन सब बातों से पुलिस का शक गहरा हो जाता है और वह 17 जनवरी 2014 को अंकुर को मुंबई ले जाती है। वहां पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजती है और लौटने पर दोबारा पूछताछ करती है। पूछताछ में अंकुर स्वीकार करता है कि वह प्रीति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब प्रीति ने इनकार किया तो उसे जलन होने लगी, खासकर जब प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी हासिल कर ली जबकि वह बेरोजगार था। इस कारण उसके घर वाले भी उसे ताने मारते थे। इन सब कारणों से उसने प्रीति से बदला लेने की ठान ली। उसे पता चल गया था कि 1 मई को प्रीति मुंबई जा रही है, इसलिए वह ट्रेन में सवार हो गया। उसने ट्रेन में ही उस पर एसिड फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने और प्रीति के परिवार के सतर्क रहने के कारण उसे मौका नहीं मिला। सुबह 4 बजे वह टॉयलेट के पास भी खड़ा हुआ था ताकि अगर प्रीति वहां आए तो उस पर एसिड फेंक दे, लेकिन वह वहां नहीं आई। अंततः जब प्रीति ट्रेन से उतर रही थी तभी उसने उस पर एसिड फेंक दिया। अंकुर ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसके खिलाफ सबूत जुटाना। इसलिए पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि अंकुर को एसिड किसने दिया था। पड़ताल के दौरान यह खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहकर एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार से कहा था कि वह बड़ी मात्रा में एसिड खरीदेगा, लेकिन उससे पहले एक सैंपल देखना चाहता है। इस पर दुकानदार ने एक हॉर्लिक्स के डब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड सैंपल के रूप में उसे दे दिया था। सबूतों को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने अंकुर की फोन डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि 1 मई को वह निजामुद्दीन स्टेशन पर था और 2 मई
की सुबह यानी घटना के दिन उसकी लोकेशन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अब अंकुर की पहचान की पुष्टि के लिए पुलिस ने गवाहों के सामने एक आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई, जिसमें कई लोगों को एक साथ खड़ा किया गया और अंकुर भी उनमें शामिल था। उन गवाहों को बुलाया गया जिन्होंने पहले बयान दिया था कि उन्होंने एसिड फेंकने वाले को देखा था। समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख ने अंकुर को देखते ही पहचान लिया और पुलिस को बताया कि यही वह लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंककर भागने लगा तो उसका गमछा चेहरे से हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी और उस दौरान उसने अंकुर का चेहरा देख लिया था। सलीम और सलमान ने भी उसका चेहरा देखा था, इसलिए उन्होंने भी परेड में उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर ने यह भी पुष्टि की कि जो डिब्बा पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया था वही डिब्बा उसने अंकुर के हाथ में देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नामक एक व्यक्ति ने भी अंकुर की पहचान की और एक अन्य गवाह ने यह भी पुष्टि की कि उसने अंकुर को रात करीब 4 बजे ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़ा देखा था। इन तमाम गवाहियों और सबूतों के आधार पर अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू हुआ। हैरानी की बात यह थी कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया जाता तो वह अक्सर अंकुर पवार जब कोर्ट में पेश होता था तो अक्सर मुस्कुराते हुए आता और कई बार विक्ट्री साइन भी दिखाता था। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए गए। कोर्ट में समीर, सलीम और सलमान शेख ने भी आकर अंकुर की पहचान की और उसके खिलाफ गवाही दी। सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद स्पेशल कोर्ट ने प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंकुर की इस हरकत को महिलाओं के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत बताया। वहीं सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि एसिड अटैक के कारण प्रीति का चेहरा इतना भयावह रूप से जल चुका था कि अगर उसने खुद का चेहरा देख लिया होता तो शायद उसी दिन वह अपनी जान ले लेती। यह टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को दर्शाने के लिए काफी थी। अंकुर कितना क्रूर और पत्थरदिल इंसान था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि वह बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी यह क्रूर हंसी प्रीति के परिवार के जख्मों पर नमक जैसी थी। भले ही मुंबई सेशन कोर्ट ने अंकुर को फांसी की सजा दी, लेकिन उसने इस फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस वीपी धर्माधिकारी और जस्टिस पद नायक ने की। लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। हालांकि जिस दर्द से प्रीति गुजरी और जिस पीड़ा से उसके माता पिता को गुजरना पड़ा, उसके सामने उम्र कैद की सजा तो क्या फांसी भी कम लगती है।